नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज जो अपना अधिकारों का जो है वो लगभग लास्ट टॉपिक है, लेकिन मानवाधिकारों का चैप्टर जो है वो इसी से रिलेट करके पढ़ा जाता है, इसलिए एक टॉपिक के रूप में हम उसे ओढ़ लेंगे। बाकी आज कंप्लीट कर देंगे, अधिकार कंप्लीट है। मेरा पूरा प्रयास है कि किसी भी स्थिति में कोई भी चीज़ आपके लिए छोड़ी नहीं जाए। जब हमने टारगेट लिया है 2023 दिसंबर के तक आपका कंप्लीटली यूजीसी नेट का कोर्स हो जाना चाहिए, ये टारगेट हमने लिया है, तो हम कंप्लीटली पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। साथ ही एक जानकारी आपसे और दे दें कि जिन विद्यार्थियों को इनका नोट्स चाहिए ना, भाई जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको डेली रूटीन में अगर नोट्स के रूप में चाहिए, तो आपको साधारण से सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा नहीं, मात्र एक छोटा सब्सक्रिप्शन हमने रखा है, मात्र 500 रुपये का। उसके तहत जैसे 500 रुपये की तो बुक किया जाती है, आपके कोई भी किताब ले लो मार्केट से, कैसी किताब लोगे यूजीसी नेट की, तो 500 की तो निश्चित रूप से आपको देने पड़ेंगे। तो आपको क्या है कि शॉर्ट नोट्स पूरी तरह से वो जितने हम यहाँ पढ़ाएंगे वो वैसे की वैसे आपको उपलब्ध हो जाएं। इसके लिए हमने एक नंबर रिलीज किया है, इन पे जाकर के आप रिक्वेस्ट डालेंगे, व्हाट्सअप नंबर है ये, और यहाँ जैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपको एक ऐप पे भेजा जाएगा, एक ऐप से जोड़ दिया जाएगा, और उस ऐप के ऊपर आपको कंप्लीटली नोट्स डेली रूटीन में मिलते रहेंगे। मतलब यहाँ से आपने क्लास ली, वहाँ आपको नोट्स मिलते चले गए। और बाकी मैं तो ये कहूँगा, अगर आप प्रयास करें, अधिकतम कोशिश तो यही रहेगी, अच्छे तो ये रहेगा कि आप इनके नोट्स खुद हाथ से लिख करके बनाएं, ये सबसे बेस्ट है। ठीक, बस इतना ये हमने प्रयास इसलिए किया है कि जो टाइपिस्ट हैं उनका खर्चा निकल जाए, और जो विद्यार्थी जिनके पास समय नहीं होता वो जो है डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये आपका सहयोग उन तक ही जाएगा, मेरे तक कुछ नहीं है, इसका मतलब समझ गए हो आप। जो कुछ आप दोगे वो सीधा टाइपिस्ट के पास, ठीक है। मेरा तो वही फ्री काम है, आप ये बिल्कुल मत समझना है कि सर ने पैसों की बात कर दी। मेरा काम अभी भी फ्री पढ़ाना ही है, ठीक है ना। मेरा पढ़ाने का काम है तो मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अधिकारों के विकास की बात करें, ये अंतिम पार्ट है इसका, बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सभी विचारकों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अधिकारों के अंदर विभिन्न विचारकों ने योगदान दिया, और प्रश्न यहीं से ज्यादातर आते हैं, इसलिए पूरे ध्यान से और अंत तक जरूर इसको पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। अधिकारों के विकास में सबसे पहले तो शुरुआत करें कि कहां से आए, तो ये मान के चलिए कि आधुनिक युग की देन है, पहले नहीं थे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इनका मूल आधार क्या है, तो मूल आधार कहां देखने को मिलता है, तो वो दिखता है हॉब्स में। दो बातें अच्छी तरह याद रखना, पहली बात आधुनिक अवधारणा है, दूसरी हॉब्स में इसका मूल आधार दिखता है। ध्यान रहे, हॉब्स इसका जनक नहीं है, अधिकारों के जनक जॉन लॉक कहे जाते हैं। हॉब्स के विचार जो है वो मूल आधार माने जाते हैं, किनके, अधिकारों के। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ध्यान रखना। अब बात आती है कि हॉब्स ने क्या कहा इसके बारे में, तो हॉब्स ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हॉब्स की, सेल्फ प्रिजर्वेंस। हॉब्स हमेशा आत्म संरक्षण को सबसे ऊपर रखते हैं, कि जो कुछ किया ना वो आत्म संरक्षण के लिए है। चाहे प्राकृतिक अवस्था में जब व्यक्ति अपने आप जी रहा था तो वो अपने संरक्षण के लिए जी रहा था, आत्म संरक्षण के लिए जी रहा था। और जब प्राकृतिक अवस्था में जब उसने समझौता किया, उस समझौते का भी मेन मोटो जो था वो आत्म संरक्षण ही था। कहने का मतलब सबसे बड़ा अधिकार अगर हॉब्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो आत्म संरक्षण का अधिकार, खुद को बचाने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार था। तो कहने का मतलब सीधा से याद रखिए कि हॉब्स के अकॉर्डिंग अधिकार कौन सा, तो आत्म संरक्षण का। क्लियर। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण है। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म संरक्षण के तरीकों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र था। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस प्राकृतिक अवस्था में भी तो आत्म संरक्षण की बात तो थी, लेकिन उस समय क्या था कि हर व्यक्ति, प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी रक्षा कर रहा था, लेकिन चूंकि कमजोर व्यक्ति नहीं कर पाया, और कमजोर हर व्यक्ति था ये मान के चलो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से कोई ना कोई व्यक्ति ताकतवर जरूर था, तो इसलिए उस प्राकृतिक अवस्था में कोई ये दावा नहीं कर सकता था कि मेरे से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। तो इसलिए मजबूरन उन सब ने मिलकर के क्या किया था, समझौता किया था। किस लिए किया, आत्म संरक्षण के लिए। मेन मोटो हमेशा क्या रहा, आत्म संरक्षण, ये ध्यान रखना। ठीक, तो प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म संरक्षण के तरीकों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आत्म संरक्षण के लिए कोई भी उपाय कर सकता था। प्राकृतिक अवस्था समाप्त करने के लिए, अब बात आई कि उसको समाप्त करो प्राकृतिक अवस्था को, क्योंकि उसमें तो कोई का जीवन सुरक्षित नहीं है, तो फिर उसके लिए व्यक्तियों ने परस्पर समझौता किया तथा अपने ऊपर शासन करने का अधिकार त्याग दिया, कि अपने ऊपर, खुद के ऊपर शासन तो हम नहीं करेंगे। ये अधिकार उन्होंने खुद ही त्याग दिया, अपने ऊपर शासन करने का अधिकार त्यागा। किसने त्यागा,
ये अधिकार त्यागा उस प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य ने कि भाई मैं अपने ऊपर शासन नहीं करूंगा। अब ये जो लेवियाथन है ना, इसको देंगे सारे पावर। हॉब्स ने एक लेवियाथन की रचना की, उसने कल्पना की और सारे लोग मिलकर के समझौता करके सारे अधिकार किसको दे देते हैं? लेवियाथन को। तो अब वो लेवियाथन को भी क्या देते हैं कि भाई हम तेरे को सारे अधिकार दे रहे हैं, तेरा काम एक ही है कि तू हमारे आत्म संरक्षण, हमारी रक्षा बिल्कुल बराबर करेगा। वहां भी अंतिम अधिकार कौन सा हुआ? आत्म संरक्षण ही हुआ। देखें तो हॉब्स के विचारों में राज्य के अधिकारों का समर्थन किया गया। किसके अधिकारों का समर्थन किया गया? राज्य के अधिकार, क्योंकि राजा को सब कुछ दिया है तो सारे अधिकार किसके पास है? राजा के पास। तो इसलिए किसके अधिकार इंपॉर्टेंट है? राज्य के। सारे अधिकार राज्य के पास ही है, तो हॉब्स ने सारे अधिकार किसको दे दिए? राज्य को। तो राज्य के अधिकारों का समर्थन किया उसने। फिर इसलिए उसने पूर्ण सत्तावादी शासन का समर्थन किया। भाई सारी सत्ता किसको दी? शासक को। तो पूर्ण सत्तावादी शासन की कल्पना की थी किसने? हॉब्स ने। लेकिन ध्यान रहे, फिर कहूंगा, आत्म संरक्षण इससे बड़ा पॉइंट था। अगर राजा को किसी कंडीशन में अगर लेवियाथन को हटाया जा सकता है या उसके विरुद्ध क्रांति की जा सकती है तो एकमात्र रीजन होगा और वो था आत्म संरक्षण। इसके अलावा कोई रीजन हॉब्स ने नहीं बताया जिस रीजन के कारण से जनता शासक के विरुद्ध खड़ी हो सके। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात आती है अधिकारों के जन्मदाता की। तो अधिकारों का जन्मदाता किसे माना गया? जॉन लॉक को, जिन्होंने क्या किया था? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे और सबको जन्मजात अधिकार प्राप्त थे। देखो, लॉक में और हॉब्स में मेजर अंतर ध्यान रखना। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में अराजकता थी, एक ताकतवर व्यक्ति कमजोर को मार रहा था, यानी ऊपर नीचे थे, सब बराबर नहीं थे, और ऐसी स्थिति में वो अराजक अवस्था थी और उस अराजक अवस्था को समाप्त करने के लिए राज्य आया था। ये तो कौन कहता है? हॉब्स। और लॉक क्या कहता है कि नहीं भैया, कोई अराजक अवस्था नहीं थी, सब बराबर थे, सबके पास प्रकृति ने सारे बराबर अधिकार दिए थे। बस एक बात थी, क्या? कि वो सब बराबर अधिकार थे ना, उन अधिकारों की रक्षा हो नहीं पा रही थी क्योंकि उनको कोई व्याख्या करने वाला नहीं था, उनका जो है उनके बारे में कुछ बताने वाला नहीं था, और सबके नैतिक दायित्व थे। हर व्यक्ति मन में सोच रहा था कि भाई दूसरे का अधिकार खत्म ना हो जाए, इसलिए सबने मिलकर के राज्य बनाया। मतलब केवल अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य बना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हॉब्स ने राज्य बनाया उस प्राकृतिक अवस्था की अराजकता को समाप्त करने के लिए, और लॉक के अकॉर्डिंग राज्य बना, वो बना था प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अब बात आती है कि प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से? तो 3 प्राकृतिक अधिकार, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। अब इन 3 मेजर, और बाकी छोटे मोटे उनके साथ थे, वो थे अलग बात है, लेकिन मेजरली 3 ही थे। ध्यान रखना, लॉक के अकॉर्डिंग अधिकार कितने? 3, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। ठीक, अब ये तीनों अधिकार तो व्यक्ति ने अपने पास रख लिए और बाकी अधिकार किसको दे दिए? उस राजा को। जो राजा था उसको सारे अधिकार बाकी दे दिए कि भैया देख, ये तू सारे रख ले, और हमारे 3 अधिकार नहीं हमारे पास रहेंगे, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के। तेरा काम एक ही है कि हमारे इन तीनों अधिकारों की रक्षा कर। अगर तू जिस दिन नहीं कर पाया ना, हमारे 3 अधिकार की रक्षा नहीं कर पाया, उस दिन तेरे को हटा देंगे, तेरी जरूरत हमारे को नहीं है। इस प्रकार से लोक ने जो राज्य बनाया उसमें टारगेट था, राज्य का निर्माण का जो उद्देश्य था वो था कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। ठीक, चलिए देख लेते हैं अब। तो अधिकारों की संकल्पना की जन्मदाता कौन? जॉन लॉक, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति क्या हैं? समान, और समान है, और उनको व्यक्ति, जो भी समान व्यक्ति हैं, उनको जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जन्म से प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और उनके शरीर के अंगों पर उनका अपना अधिकार है। मेजरली 3 ही है, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, जिसमें भी ध्यान रखना संपत्ति के अधिकार में सारे अधिकार शामिल कर दिए। किसने? जॉन लॉक ने। ये और विशेष ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य था। हर व्यक्ति नैतिक रूप से मन में सोच रहा था कि भाई देख, मैं कहीं ना कहीं किसी दूसरे के अधिकार न खा जाऊं, इसलिए नैतिक रूप से वो कर्तव्य मान रहा था, इसलिए सब व्यक्तियों ने समझौता करके राज्य बनाया था। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन का संरक्षण करे, दूसरे के जीवन को बचाए, एवं राज्य का निर्माण इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया। कि प्राकृतिक अधिकार बने रहे, इसके लिए राज्य बना दिया। राज्य के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों को न तो छीना जाएगा। अब जो राज्य बनाया गया वो प्राकृतिक अधिकारों को छीनने के लिए बनाया या प्रोटेक्ट करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए बनाया। तो राज्य का काम है प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना, न कि छीनना। और छीन भी नहीं सकता, और क्या नहीं कर सकता? कम भी नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही सीमित कर सकता है। मतलब ये कि राज्य को पावर ज्यादा नहीं दिए। जैसे हॉब्स ने सारे पावर दिए, संपूर्ण सत्ता, एब्सोल्यूट, हमने पढ़ा था अभी। देखिए क्या पढ़ा अपन ने जाना था कि पूर्ण सत्तावादी कौन? लॉक। हॉब्स के अकॉर्डिंग राजा कैसा है? पूर्ण सत्तावादी है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं किसकी? लॉक की, तो लॉक के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये जो है सीमित है। राजा कैसा है? सीमित। तो दोनों में बड़े अंतर हैं।
क्या अंतर है? लोक के अकॉर्डिंग शासक जो है वो सीमित है और अकॉर्डिंग टू होब्स संपूर्ण सत्ता रखता है। कौन? शासक। ये मेजर अंतर इन दोनों में पाया जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पक्की बात हो गई कि सारे अधिकार होब्स के अकॉर्डिंग सारे अधिकार राजा के पास और लोक के अकॉर्डिंग सारे अधिकार जनता के पास। ठीक, राजा के पास अधिकार नहीं है, जनता के पास है। किसके अकॉर्डिंग? लोक के अकॉर्डिंग। इसका मतलब राजा सीमित है और जनता के पास कौन से अधिकार हैं? 3, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। इसलिए लोक को अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है कि पब्लिक को अधिकार सबसे पहले किसने दिए? जॉन लॉक ने। तो अधिकारों का जन्मदाता जॉन लॉक, लेकिन अधिकारों का आधार बेस किसने बनाया था? हॉब्स ने। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, कंप्लीटली अंत तक जरूर देखना। अगली बात देखते हैं हम। मैकफर्सन के अनुसार लोक मूलतः पूंजीवादी विचारक है तथा इन्होंने संपत्तिशाली व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन किया है। अब बात किसकी आ रही है? मैकफर्सन की। मैकफर्सन के अनुसार लॉक, कौन? लॉक मूलतः पूंजीवादी विचारक है। लॉक क्या है? पूंजीवादी विचारक है। देखो सीधी बात है, ब्रिटेन का था, पूंजीपतियों का देश था और वो साफ साफ कह रहा है कि अधिकार किसके बचने चाहिए? व्यक्ति के। कौन कौन से? जीवन, संपत्ति और फिर स्वतंत्रता। और फिर ये और कह दिया कि सारे अधिकार किस में शामिल है? संपत्ति में। मतलब सीधी सीधी बात थी कि जॉन लॉक वो व्यक्ति था जो पूंजीपतियों के संरक्षण की बात करता था। मतलब पूंजीपतियों की ज्यादा सोच रहा है वो। और ये बात किसने कही? मैकफर्सन ने स्पष्ट रूप से बात भाई इसको पढ़ करके और तय कर दिया कि भैया ये आदमी तो किसका है? पूंजीपतियों का। कौन? जॉन लॉक। किसने कहा? मैकफर्सन ने। तो मैकफर्सन के अनुसार लोक मूलतः पूंजीवादी विचारक है तथा उन्होंने संपत्तिशाली व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन किया है। ये साफ साफ उसकी दिखाई देती है। लोक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रभाव अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर हुआ। पब्लिक के ऊपर प्रभाव पड़ा। कहां? अमेरिका में और फ्रांस की क्रांतियों के अंदर। किसके विचारों का? जॉन लॉक के विचारों का। थॉमस पेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राइट्स ऑफ मैन 1791 में लोक के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। किसने किया? थॉमस पेन ने। किसके विचारों का समर्थन कर दिया? जॉन लॉक के विचारों का समर्थन कर दिया कि भाई, और किस किताब में? ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, थॉमस पेन की किताब भी याद रखना, राइट्स ऑफ मैन 1791। इस किताब में थॉमस पेन ने जो है वो जॉन लॉक के विचारों का समर्थन कर दिया। कहने का मतलब यही है कि अमेरिका और फ्रांस की क्रांति के जो लोग थे ना, उन सब ने किसका सपोर्ट किया? जॉन लॉक के विचारों का। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन कर दिया और उन अधिकारों के आधार पर अमेरिका और फ्रांस में क्रांति हो गई। और उन्हीं अधिकारों का सपोर्ट किसने कर दिया? थॉमस पेन ने। कौन सी किताब में? राइट्स ऑफ मैन में। ठीक, अधिकारों का आदमी कौन है? जॉन लॉक। 1791 में किताब लिखी थी और लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। तो ध्यान रखना कि लोक के प्राकृतिक अधिकारों का विरोधी कौन और समर्थक कौन? विरोधी मैकफर्सन। उसने साफ कह दिया कि भैया ये संपत्ति वाले आदमियों का आदमी है। ठीक है ना, संपत्ति से पैसे वालों की बात कर रहा है। कौन कर रहा है? मैकफर्सन। और ये थॉमस पेन किसका सपोर्ट कर रहा है? जॉन लॉक का, कि हाँ भाई ये आदमी बढ़िया है। ठीक, ये दोनों ध्यान रखना। अब बात आती है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की। कई विचारकों ने कड़ी आलोचना कर दी। ठीक, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसने दिया? जॉन लॉक ने। अब उसकी आलोचना करने कौन आएंगे? सारे के सारे आएंगे लाइन से। ये बात पहले पढ़ा भी चुका हूं मैं, लेकिन अब यहां बहुत जरूरी है एक एक विचारक को जानना, इसलिए ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, एडमंड बर्क के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना निरर्थक है। प्राकृतिक अधिकारों के आलोचकों में सबसे पहला व्यक्ति है कौन? बर्क। वो कहता है कि प्राकृतिक अधिकार क्या है? निरर्थक। ठीक, ये अमूर्त और तात्विक है, दिखते हैं नहीं, और सिर्फ तात्विक है। तात्विक का मतलब होता है दार्शनिक चिंतन में ही है। ठीक है, वास्तविकता में कहीं नहीं है। यह अत्यधिक सरलीकृत है। ठीक है, बर्क के अनुसार अधिकार एक विशेष इतिहास और परिस्थिति की देन है। तो फिर है क्या भाई? सीधी बात, अमूर्त है, तात्विक है, अत्यधिक सरलीकृत है, यानी सरल सी बात बता दी। ऐसा है तो ऐसा ठीक है, बर्क ने आलोचना कर दी। तो फिर बर्क से लोग पूछेंगे सही ना, तू बता दे अधिकार है क्या चीज? तो बर्क ने क्या बताया कि भाई बात यह है, अधिकार क्या है? इतिहास और परिस्थिति की देन है। मतलब ये कि इतिहास में आए थे अधिकार और परिस्थिति के कारण आ गए, और मतलब परंपरा बन गई अधिकार, और वो परंपरा आज तक चली आ रही है। मतलब ये कि अधिकारों के अंदर परंपराओं की इंपोर्टेंस कौन मान रहा है? बर्क। अधिकारों के इतिहासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? बर्क। तो मतलब ये कि पहले होब्स आया, होब्स ने कहा कि अधिकार सिर्फ क्या है? आत्मसंरक्षण का, और कोई अधिकार नहीं होता। फिर लॉक आया, उसने कहा कि नहीं भैया, 3 अधिकार होते हैं, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता के अधिकार, और ये प्रकृति ने दिए हैं। ठीक, फिर उसके बाद बर्क आया, उसने कहा कि प्रकृति ने काहे के दिए हैं? पर जैसे जैसे परिस्थिति बदलती गई व्यक्ति को अधिकार मिलते गए, मतलब ये परंपराओं वाला आ गया। तो ऐसे ऐसे हर व्यक्ति का ध्यान रखना कि कौन सा विचारक किस बात पे जोर दे रहा है। तो बर्क किस पे जोर देता है? परंपराओं पर, ये ध्यान रखना। अगली बात,
बर्क ने इंग्लैंड का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों का समाज के विकास के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है कि भाई मैं तो इंग्लैंड, भाई वो क्या किसको देख रहा है बर्क, इंग्लैंड वालों को, और वो कह रहा है कि भाई इंग्लैंड का बताया कि उसने बर्क ने इंग्लैंड के बारे में, और कहा कि यहाँ के जो लोग हैं इंग्लैंड के वो समाज के विकास के परिणाम स्वरूप, भाई समाज का विकास हुआ, और हम तो सब जानते हैं ब्रिटेन के अंदर आज भी संविधान नहीं, वहाँ परंपराओं का राज आज भी चलता है, भी समय परंपराएं वही संविधान है वहाँ पर। तो कहने का मतलब बर्क सही है, अगर ब्रिटेन को देखा जाए तो बर्क सही है, क्योंकि बर्क वही बात कर रहा है कि परंपराओं से अधिकार बने हैं, और परंपराओं से अधिकार कहाँ बने, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बने। और ये व्यक्ति कौन, बर्क। बर्क कहता है देख लो ब्रिटेन को देख लो, देखो वहां पर ऐसा चलता है। ये बात कौन कर रहा है, बर्क कर रहा है। ठीक है, तो उसने इंग्लैंड का उदाहरण दे दिया। स्वाभाविक रूप से अधिकार प्राप्त हो गए, नागरिक और राजनीतिक अधिकार परंपराओं की देन है। तो परंपराओं की देन कौन बता रहा है, बर्क। याद रखना महत्वपूर्ण रूप से, ऐसा बर्क की मान्यता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो 3 विचारक हमने पढ़े। हॉब्स के अनुसार आत्म संरक्षण का अधिकार महत्वपूर्ण होता है, और प्राकृतिक अवस्था से लेकर के एंड तक आत्म संरक्षण ही टारगेट था। फिर उसके बाद जॉन लोक कहता है कि प्रकृति ने अधिकार दिए, सब बराबर थे, हर व्यक्ति को जो अधिकार समान रूप से प्रकृति ने दिए, वो 3 दिए, जीवन संपत्ति स्वतंत्रता का अधिकार। फिर इनका विरोध करने कौन आया, बर्क। और बर्क ने कहा कि परंपराओं से अधिकार मिलते हैं, जो है प्रकृति से अधिकार नहीं मिलते। अब बात आती है, वो आती है बेंथम की। अब बेंथम भी प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक, वो साफ साफ बकवास करता है, वैसे बेंथम वैसे बकवास, किसको, प्राकृतिक अधिकारों को। याद रखना, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का जोरदार खंडन किया, और इसके अनुसार समाज और राज्य से पहले अधिकारों की कल्पना करना अतार्किक और निरर्थक है। भाई समाज ही नहीं तो अधिकार कहां से आए, फालतू बात है, निरर्थक है, अतार्किक बात है। इनके अनुसार अधिकार राज्य द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अधिकार दे सकता है ना तो राज्य दे सकता है, राज्य और समाज से पहले कोई अधिकार नहीं है, फालतू बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। कौन कह रहा है, बेंथम। वो उस प्राकृतिक अधिकार का खंडन कर देता है, और क्या कहता है, बकवास। याद रखना, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार क्या कहा था, बकवास कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि उसने कहा था कि समाज और राज्य से पहले अधिकार नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। अतः इन्होंने लोक की मान्यता यानी प्राकृतिक अधिकारों को बकवास, अनर्गल कहा तथा वैधानिक अधिकारों का समर्थन किया। ये चीजें हम थोड़े थोड़े रूप में पहले पढ़ चुके हैं डिटेल से, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं ना वो स्पेशली पढ़ रहे हैं, एक एक विचारक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखना। लोक से लेकर बेंथम तक अब हम पहले चरण को कंप्लीट कर चुके हैं। अधिकारों का जो पहला चरण कंप्लीट हो गया। क्या कर रहा है ये देखो, लोक से लेकर बेंथम तक व्यक्तियों को स्वायत्त रूप से अधिकार प्रदान किए गए, जिसे हर्बर्ट हार्ट ने अधिकारों का चयनात्मक और वैकल्पिक सिद्धांत कहा था। ठीक, कहां से कहां तक, लोक से लेकर बेंथम तक। क्या किया, व्यक्तियों को स्वायत्त रूप से अधिकार प्रदान किए गए, व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से क्या दिए गए, अधिकार। अब भाई हमने शुरू से लेकर लोक ने क्या कहा कि प्रकृति ने अधिकार दे दिए, मतलब सीधे व्यक्ति को अधिकार मिल गए। बर्क तक देख लो, बेंथम तक देख लो, बेंथम कह रहा है कि राज्य अधिकार दे रहा है, मतलब किसको दे रहा है, व्यक्ति को। बर्क कह रहा है कि परंपराएं अधिकार दे रही हैं, तो किसको दे रही है, व्यक्ति को। तो सब बराबर अधिकार दिए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं, व्यक्ति को, और स्वायत्त रूप से, स्वतंत्र रूप से अधिकार दिए जा रहे हैं। तो पहले चरण में सीधी सीधी बात थी कि स्वायत्त रूप से अधिकार दिए गए, स्वायत्त रूप से अधिकार प्रदान किए गए। इसे हर्बर्ट हार्ट ने अधिकारों का चयनात्मक और वैकल्पिक सिद्धांत का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह याद रखना। हर्बर्ट हार्ट ने कहा, हार्ट जो ना, जो चयनात्मक होता है, हार्ट क्या है, हार्ट जो है वो किसी को पसंद करता है, किसी को नापसंद करता है, तो चयनात्मक है कौन, हार्ट। याद रखना, तो हर्बर्ट हार्ट ने अधिकारों के चयनात्मक और वैकल्पिक सिद्धांत कहा, किसको, इन प्राकृतिक अधिकारों को। चयनात्मक और वैकल्पिक, प्राकृतिक नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो लोक से लेकर बेंथम तक की कंप्लीट बात आ गई, और कंप्लीट पहले चरण को, कंप्लीट जो पहला चरण था उसको हर्बर्ट हार्ट ने क्या कहा था, चयनात्मक और वैकल्पिक सिद्धांत अधिकारों का। व्यक्ति को स्वायत्त रूप से अधिकार आधुनिक युग में प्राप्त हुए, ये तो बात तय है, आधुनिक युग में स्वतंत्र रूप से व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हुए थे, तथा सामंतवादी विशेषाधिकारों का अंत हुआ। मतलब इससे, इस पहले चरण में हुआ क्या, लोक से लेकर बेंथम तक जब हम आते हैं तो इसमें अधिकार जो दिए गए व्यक्ति को, और ऐसा ही नहीं है कि इन लोगों ने अधिकार दे ही दिए बस कोई बात नहीं, इनकी विभिन्न राज्यों ने बात मानी। मैंने कहा ना, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे राज्यों के अंदर पूरी तरह से फॉलो किया गया, और फिर धीरे धीरे विभिन्न राज्यों ने भी इन्हें फॉलो किया। तो वो जो फॉलोअर हुए थे, या वो राज्यों ने जो फॉलोइंग की थी, वो सब कुछ पहले चरण का था। वो सारा काम कब हो रहा था, पहला चरण था, अधिकारों का पहला चरण उसे कहा गया। उस दौरान सामंतवादी अधिकार समाप्त हुए, विभिन्न देशों के अंदर सामंतवादी अधिकार समाप्त हुए, और व्यक्ति को डायरेक्टली अधिकार मिलने शुरू हुए, व्यक्ति को स्वायत्त रूप से अधिकार मिलने शुरू हुए। इसलिए पहला चरण जो है वो स्वायत्त रूप से व्यक्ति को अधिकार देने वाला चरण कहा जाता है। और हर्बर्ट हार्ट ने इसे क्या कहा था, चयनात्मक और वैकल्पिक सिद्धांत कहा था। क्लियर है, पहला चरण क्लियर हो गया। पहले चरण में व्यक्ति को डायरेक्टली अधिकार दिए गए, स्वायत्त रूप से अधिकार
दिए गए। कब से कब तक का पहला चरण होता है? लॉक से लेकर बेंथम तक का। और हॉब्स क्या करता है? हॉब्स केवल आधार देता है अधिकारों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परंतु व्यक्तिगत, नागरिक और राजनीतिक अधिकार विषमतापूर्ण समाज में वर्ग विशेष या समुदाय विशेष का विशेषाधिकार बन जाते हैं। अब बात क्या आ रही है कि व्यक्तिगत, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, चाहे व्यक्तिगत अधिकारों की बात कर लो, चाहे नागरिक अधिकारों की कर लो, चाहे राजनीतिक अधिकारों की बात कर लो, अगर ये दे रहे हो ना आप, तो विषमतापूर्ण समाज में वर्ग विशेष या समुदाय विशेष का विशेषाधिकार बन जाता है। भाई आप दे तो रहे व्यक्तिगत अधिकार, पहली बार तो दिए, प्रथम चरण में क्या किया आपने? प्रथम चरण में आप डायरेक्टली व्यक्ति को स्वायत्त रूप से अधिकार दे रहे हो, लेकिन उस दौरान एक गड़बड़ हो जाती है। कौन सी होती है? जब पहली बार अधिकार देते हो, स्वायत्त रूप से व्यक्ति को डायरेक्टली अधिकार दे रहे हो, ये होती है कि कुछ लोग समाज में ताकतवर होते हैं, कुछ लोग कमजोर होते हैं। ये तो होता ही है, चाहे कितना ही लोग, कितने व्यक्ति को अधिकार दे दो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्या कर लेते हैं? अधिकारों को ज्यादा लाभ उठा जाते हैं। और कुछ लोग, भाई सामंतवाद तो आपने खत्म कर दिया, ये तो मान लिया कि प्रथम चरण में सामंतवादी अधिकारों के बजाय व्यक्ति को अधिकार मिलने शुरू हुए, मानते हैं बात। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना कि व्यक्तियों में भी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा अधिकारों को खींच ले जाते हैं और कुछ नहीं खींच पाते, कुछ को मालूम ही नहीं पड़ पाता, ये भी तो होता है। तो उसके बारे में ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत, नागरिक और राजनीतिक अधिकार विषमतापूर्ण समाज में वर्ग विशेष या समुदाय विशेष का विशेषाधिकार बन जाते हैं। कोई वर्ग विशेष अधिकार ज्यादा खींच लेता है या कोई समुदाय विशेष खींच लेता है। कुछ पिछड़े, अशिक्षित लोग जो है उन अधिकारों को नहीं जान पाते, और वो चाहे आपने अपनी तरफ से दे तो दिए, क्या सरकारें आज अधिकार नहीं देती? देती है, लेकिन क्या फिर भी वो वंचित लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते उन तक वो अधिकार पहुंच जाते हैं? सारे के सारे नहीं पहुंच पाते, मालूम ही नहीं पड़ता अधिकार है क्या हमारा कुछ। उन लोगों को यहां तक मालूम नहीं पड़ता कि हमारे अधिकार हैं भी क्या कुछ। कुछ लोग अशिक्षित होते हैं, कुछ परिस्थितियों के जन्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो उन तक अधिकार राज्य सबको दे रहा है, व्यक्तियों को बिल्कुल डायरेक्टली दे रहा है, लेकिन फिर भी कई लोग नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है, ये चीज जो है वो यहां पर कही जा रही है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग उन अधिकारों को अपने कंट्रोल में करते हैं। और पहले चरण में ज्यादा होता था, आज तो डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हो आप, हर चीज को डायरेक्ट। सिलेंडर भी दे रहे हो तो सिलेंडर के पैसे भी, गहलोत जी तो अपने राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत, वो तो सीधे जो हैं वो बेनिफिट ट्रांसफर मोबाइल का ही उनके खाते में डाल रहे हैं कि महिलाओं को मोबाइल देना है, इसलिए सीधा अकाउंट में पैसे डाल दो। तो ये अलग आज की बात हो रही है, लेकिन जो प्रथम चरण के बाद जो अवस्था बनी थी, प्रथम चरण के अंदर जो अधिकार दिए गए थे, कब की बात कर रहा हूं मैं? लॉक से बेंथम तक के प्रथम चरण में। उस दौरान व्यक्ति को अधिकार तो दिए गए, लेकिन उसमें कुछ समाज के इंपॉर्टेंट लोग या समाज के विशेषाधिकार वर्ग वाले लोग वो उन अधिकारों का लाभ उठा गए। यहां ये बात कही जा रही है। इंग्लैंड में रॉयल कमीशन की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में औद्योगिकरण के सामाजिक दुष्परिणामों को चित्रित किया गया। उसमें उस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई औद्योगिकरण हो गया, ठीक है, जो लोग कह रहा है संपत्ति के अधिकार दे ही रहा है वो, और इसलिए औद्योगिकरण तो हो गया, और उस औद्योगिकरण से क्या हो गए? नुकसान हो गई। ठीक है, औद्योगिकरण से क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है? औद्योगिकरण के कारण से सामाजिक दुष्परिणाम आए हैं। अब उन सामाजिक दुष्परिणामों में सामाजिक विषमता आई, ठीक, चाहे वो राजनीतिक हो सकती है, चाहे आर्थिक हो सकती है, चाहे सामाजिक हो सकती है, विषमता आई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो विशेष रूप से दुष्परिणाम कौन से माने गए? सामाजिक। परिणाम स्वरूप अब लोगों को फिर से जागने की जरूरत पड़ गई कि भाई पहले चरण में अधिकार व्यक्ति को दे तो दिए, लेकिन अभी तो पूरे मामला कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो इसलिए परिणाम स्वरूप अधिकारों के द्वितीय चरण का विकास हुआ, इसलिए दूसरा चरण डेवलप होता है। और कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों को सकारात्मक अधिकार प्रदान किए गए, या हार्ट, जो भी हर्बर्ट हार्ट के बारे में बात की थी, हार्ट के अनुसार लोगों को कल्याणकारी अधिकार दिए गए। मतलब सीधा सा समझ लो कि अब जो दूसरा चरण चालू हो रहा है ना, उस दूसरे चरण में अब व्यक्तियों को केवल अधिकार ही नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति का कल्याण हो यह निश्चित किया जाएगा। कल्याणकारी अधिकार, 2 रुपए किलो गेहूं, समझ रहे हो ना मेरी बात? वो चीजें क्या है? वो लोक कल्याणकारी कार्य राज्य चालू करेगा, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा था लाभ, तो जो चयनित वर्ग हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा उनको लाभ देना शुरू करेगा राज्य। ये बात कब से स्टार्ट हुई? दूसरा चरण आया। किसके बाद से आया? ये रॉयल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसके बाद ये चीज सामने आई और राज्यों ने इस प्रकार का एक्शन लेना शुरू किया। फिर बात, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए न्यूनतम सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था न्यूनतम तो मिलनी चाहिए व्यक्ति को, यह तय किया गया। ठीक है ना? कब के बाद किया गया? ध्यान रखना, रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के बाद यह तय किया गया, विभिन्न राज्यों के द्वारा तय किया गया। ठीक है, क्या तय किया गया? कि भाई कुछ भी हो, न्यूनतम आवश्यकताएं तो व्यक्ति की पूरी होनी ही चाहिए। जो कैसे होंगी? लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में तब होंगी। अब उनका सबसे बड़ा लोक कल्याणकारी अधिकारों का जो लीडर खड़ा हुआ वो विचारक कौन सा था? तो वो था ग्रीन के विचारों में कल्याणकारी अधिकारों पर बल दिया गया। तो ये ध्यान रखना, कल्याणकारी अधिकारों का समर्थक कौन था? ग्रीन था। ठीक है,
ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार करता है। तो पहले देखो, जो भी कल्याणकारी विचार लाएगा तो वो पक्की बात है ना, प्रथम चरण के लोगों के विरोध में खड़ा होगा। कुछ कमियां रह गई प्रथम चरण में, और प्रथम चरण में सबसे पहले कौन था? प्राकृतिक अधिकार। और प्राकृतिक अधिकार का विरोध तो उस प्रथम चरण के बेंथम जैसे लोगों ने कर दिया था, बर्क ने विरोध कर दिया था, बेंथम ने विरोध कर दिया था, उन लोगों ने विरोध कर दिया था प्राकृतिक अधिकारों का। तो निश्चित रूप से पक्की बात थी कि ग्रीन भी प्राकृतिक अधिकारों का तो विरोध ही करेगा। तो ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना का विरोध कर दिया। और क्यों किया? उसने रीजन बताया कि मैं प्राकृतिक अधिकारों का विरोध क्यों कर रहा हूं। तो पहला रीजन उसने बताया कि प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना में अधिकार और कर्तव्य का विभाजन हो जाता है। प्राकृतिक अधिकार होते हैं ना, उसमें अधिकार और कर्तव्य उनका विभाजन होता है। मतलब ये कि जब प्रकृति ने अधिकार दिए तो कर्तव्य नहीं दिए, ये माना जाता है प्राकृतिक अधिकारों में। बल्कि कभी भी अधिकार जब दिए जाएंगे तो कर्तव्य साथ में होगा, ठीक है ना। और जब कर्तव्य देंगे तो कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, अधिकार और कर्तव्य का। लेकिन जहां पर कौन कह रहा है? ग्रीन। क्या कि भाई जब प्राकृतिक अधिकारों की बात आई ना, तब अधिकारों की बात आई, कर्तव्य की बात ही नहीं आई। इसलिए ये विभाजन हो गया था उसके अंदर शुरू में ही, इसलिए मैं उसका समर्थन नहीं करता। कौन कर रहा है? ग्रीन। कि मैं प्राकृतिक अधिकारों का इसलिए समर्थन नहीं करता कि उनमें केवल अधिकारों की बात है, कर्तव्य की बात नहीं है। लोक ने माना कि व्यक्ति के अधिकार जन्मजात है, और वो ग्रीन कहता है कि नहीं, हो ही नहीं सकते जन्मजात। तो भाई लोग तो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को जन्म से ही प्राकृतिक अधिकार मिल गए। तो इस बात को भी कौन नहीं मानता? ग्रीन नहीं मानता। इसकी आलोचना वो करता है। तीसरी बात, प्राकृतिक अधिकारों में अधिकारों को समाज के विरुद्ध माना गया। भाई प्राकृतिक अधिकारों में अधिकार किसने दिए? राज्य ने दिए, प्रकृति ने दिए। और प्रकृति ने दिए किसको दिए? व्यक्ति को दिए। मतलब समाज को कुछ भी नहीं दिया प्रकृति ने। यही तो बात हुई। तो ऐसी स्थिति में आप समाज के भी खिलाफ हो गए। आपको तो समाज से भी बड़ा कौन दिख गया? व्यक्ति दिख गया। तो इसलिए वो प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक हो गया। कौन? ग्रीन। वो कह रहा है कि आप तो जो है प्राकृतिक अधिकारों के चक्कर में व्यक्ति से ऊपर, समाज से भी ऊपर किसको खड़ा कर दिया? आपने व्यक्ति को खड़ा कर दिया। तो ये बात भी हमें जचती नहीं है। किसको नहीं जच रही? ग्रीन को नहीं जच रही है। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया, किंतु उसकी व्याख्या नितांत रूप से निम्न रूप में की। अब ऐसा भी नहीं है कि ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकार शब्द ही काम में नहीं लिया था, लिया तो था, लेकिन एक तरीका था उसका। जैसे लोक ने प्राकृतिक अधिकार की बात कही तो कैसे कही कि भाई प्रकृति ने व्यक्ति को अधिकार दिए, लेकिन कौन? ग्रीन। वो उल्टा बात करता है, कहता है कि देखो भाई, प्रकृति ने बनाया समाज को, और समाज ने बनाया राज्य को, और राज्य ने व्यक्ति को अधिकार दिए। वापस से सुनना, प्रकृति ने किसको बनाया? समाज को। समाज ने क्या बनाया? राज्य को। और राज्य ने व्यक्ति को क्या दिए? अधिकार। मतलब कि अधिकार आए तो प्रकृति से ही हैं। प्रकृति ने किसको बनाया? समाज को। तो मतलब प्रकृति ने तो समाज को अधिकार दिए। फिर समाज ने किसको बनाया? राज्य को। तो मतलब समाज ने किसको दिया अधिकार? राज्य को। मतलब प्राकृतिक अधिकारी रूटीन हो रहे हैं, लेकिन आने का जो तरीका है ना, वो समाज के वाया है। समाज, राज्य और फिर व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू ग्रीन। और अकॉर्डिंग टू लोक की हम बात करें तो वो कहता है कि डायरेक्टली प्रकृति के अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हुए। तो ग्रीन कहता है कि ऐसे नहीं मिले प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार तो हैं, लेकिन रास्ता दूसरा है, वाया समाज, राज्य और फिर व्यक्ति। और वो जो लोक कर रहा था क्या? डायरेक्ट व्यक्ति को अधिकार दे रहा था। तो इस बात की वो आलोचना कर रहा है, लोक वाले प्राकृतिक अधिकार की आलोचना कर रहा है। बाकी ऐसा नहीं कि वो प्रकृति के अधिकार नहीं मानता, वो मानता है कि प्रकृति ने दिए वो सारे, तो लेकिन वाया समाज दिए हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार मानव के नैतिक दावे हैं। अब समझ रहे इस बात को। ग्रीन क्या कहता है कि प्राकृतिक अधिकार मानव के नैतिक दावे हैं। अच्छा, नैतिक दावे मानव कहां करता है? उस राज्य समाज के सामने खड़े होकर दावे करता है, नैतिक, ठीक है ना, कि भाई ये चीज होनी चाहिए शब्द नैतिकता को प्रदर्शित करता है। तो वो व्यक्ति जो है ना, वो खड़ा होकर के कहां खड़ा होगा? समाज या राज्य के सामने, कि भाई ये काम होना चाहिए। अब ये बात उसने कही, मतलब उसने अपना दावा रखा। तो नैतिक दावा रखा उसने किसके सामने? समाज के सामने। और समाज ने उस दावे को मान लिया। इसका मतलब प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को मिल गए। वो प्राकृतिक अधिकारी हैं, क्योंकि समाज कहां से लेके आया अधिकार? प्रकृति से ही तो लेके आया। तो है तो प्राकृतिक अधिकारी, लेकिन वो नैतिक दावे के रूप में है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नैतिक रूप के अधिकार हैं वो नहीं है कि जीवन संपत्ति स्वतंत्रता के अधिकार दे दिए और संपत्ति में सारे दे दिए, फिर संपत्ति सबसे बड़ी है, तो वो अधिकारों की बात तो नहीं करता। वो कहता है नैतिक अधिकार है। दावे ये जो ना, वो नैतिक दावे हैं, ठीक, जिनके अभाव में मानव पूर्ण नहीं हो सकता। ये क्यों दिए नैतिक दावे? ये व्यक्ति ने अपने नैतिक दावे व्यक्ति ने समाज के सामने क्यों रखे? अपने आप को पूर्ण करने के लिए ये दावे रखे थे, ठीक। और उन दावों को समाज ने ये मानते हुए पूरा किया कि भाई व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, इसलिए दे दो। समाज इन नैतिक दावों को पूर्णता में समाहित होता है, ठीक। वह मानव का विकास, सामाजिक जीवन प्राकृतिक है। तो यहां समझो, समाज इन नैतिक दावों की पूर्णता में समाहित होता है। समाज किसमें निहित है? इन नैतिक दावों की पूर्णता में।
अगर सभी व्यक्तियों को नैतिक दावे पूरे कर सकता है समाज, तब तो समाज का महत्व है। अगर वो व्यक्तियों के नैतिक दावों को पूरा नहीं कर पाता, इसका मतलब तो फिर समाज में कमी है, क्योंकि प्रकृति ने सारे अधिकार समाज को दिए और वो दे नहीं रहा, तो गड़बड़ तो है। तो इसलिए समाज की इंपॉर्टेंस ही नैतिक दावों को पूरा करने में ही है। फिर मानव का विकास और सामाजिक जीवन प्राकृतिक है। मानव का विकास प्राकृतिक रूप से हुआ, सामाजिक जीवन प्राकृतिक रूप से हुआ, तो पक्की बात है कि समाज के पास अधिकार प्रकृति नहीं दिए, और फिर वो अधिकार राज्य को और फिर वो अधिकार व्यक्ति को दिए। ये तो मानता है ग्रीन, लेकिन वो ये कहता है कि डायरेक्टली व्यक्ति को अधिकार मिल गए, ये संभव नहीं है, और न ही व्यक्ति को जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता जैसे अधिकार मिले। व्यक्ति को जो अधिकार मिले वो नैतिक अधिकार के रूप में मिले। कौन मानता है? ग्रीन। इसलिए प्राकृतिक अधिकार नैतिक पूर्णता प्राप्त करता है। प्राकृतिक अधिकारों से व्यक्ति क्या करता है? नैतिक रूप से पूर्ण होता है, संपत्ति से पूर्ण नहीं होता, जैसे कि लोक बताता है। तो लोक वाला प्राकृतिक अधिकार और जो ग्रीन का प्राकृतिक अधिकार है, दोनों में बेसिक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों से व्यक्ति को नैतिक रूप से पूर्ण कर रहा है, और लोक प्राकृतिक अधिकारों से व्यक्ति को जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता, यानी कह सकते हैं डायरेक्टली कि संपत्ति के अधिकार से पूर्ण कर रहा है। इनके अनुसार व्यक्ति के नैतिक कार्य समाज में ही संपन्न होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, किसके अनुसार? ग्रीन के अनुसार। व्यक्ति के सारे काम कहाँ होते हैं? समाज में होते हैं। ग्रीन के अनुसार अधिकार मानव के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। अधिकार क्या हैं? समाज देगा व्यक्ति को, क्यों देगा? परिस्थिति के रूप में देगा, जिससे व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर ले। तो समाज बाह्य परिस्थिति, बाह्य एनवायरनमेंट बना के देगा। समाज और राज्य मिलकर के बाह्य परिस्थिति बना के देंगे। किसको देंगे? व्यक्ति को देंगे। क्यों देंगे? कि व्यक्ति पूर्ण कर, अपने आप में नैतिक रूप से पूर्ण हो सके। इसके लिए ग्रीन की लाइन याद रखना कि अधिकार क्या है? मानव के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। समाज और राज्य बाह्य परिस्थिति बना के देंगे। किसको? उस व्यक्ति को। क्यों? अपने विकास के लिए। तो बाह्य परिस्थितियां हैं, विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां। बात किसने कही? ग्रीन ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, अच्छे से याद रखना। अब बात आती है लॉस्की की। भाई ग्रीन के बाद फिर अधिकारों की बात किसने कही? लॉस्की ने कही। लॉस्की ने क्या कहा? लॉस्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। पहले तो ये याद रखो कि लॉस्की की सबसे इंपोर्टेंट बुक कौन सी है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। कब लिखी थी? 1925 में। अब बात आती है कि क्या कहा था उसमें ऐसा उसने? तो उसने कहा था कि स्वतंत्रता का आशय है प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव। ठीक। ग्रीन ने क्या कहा कि बाह्य एनवायरनमेंट चाहिए भाई, ठीक है, विकास के लिए बाह्य वातावरण चाहिए, ग्रीन ने कहा था। लेकिन यहां बात हम किसकी करें? लॉस्की की। तो वो क्या कर रहे हैं? वो करें कि स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों का अभाव ही नहीं बल्कि अवसरों की उपलब्धता भी है। प्रतिबंध ही नहीं, प्रतिबंधों का अभाव तो कहां तक कर रहे थे आप? प्रथम चरण में, जब आप जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे थे, फ्री छोड़ रहे थे व्यक्ति को, तो प्रतिबंध ही तो समाप्त कर रहे थे। प्रतिबंध को समाप्त करने के अलावा कुछ कर रहे थे कि नहीं? लेकिन अब कौन से चरण की बात करें? द्वितीय चरण की। और द्वितीय चरण में सबसे बड़ी बात क्या है? कल्याणकारी कार्य करेगा राज्य। और वो कल्याणकारी राज्य करेगा, इसका मतलब व्यक्ति को पहले तो खुला छोड़ेगा, ठीक, और खुला छोड़ने के बाद उसको क्या करेगा? उसको अवसर उपलब्ध कराएगा। तो मतलब कल्याणकारी काम हुआ ना। तो दूसरे चरण में आता है कौन? लॉस्की। तो दूसरे चरण में कौन कौन आए? ग्रीन आया, ठीक। उसके बाद ये ग्रीन ने क्या कहा कि भाई व्यक्ति को खुला छोड़ने के साथ साथ बाह्य एनवायरनमेंट उपलब्ध करेगा समाज, तो ग्रीन ने कहा था। फिर उसके बाद में लॉस्की ने कहा। तो लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता मूलतः व्यक्तिगत और राजनीतिक होने के साथ साथ, मूलतः स्वतंत्रता क्या है? व्यक्तिगत होती है, जो कि लोक ने बताया। राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक भी है। पहली बात तो ध्यान रखना कि भाई वो कहता है कि व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक तीनों प्रकार की है, मान लेते हैं। किसने माना? लॉस्की ने। ध्यान रहे, ग्रीन ने किस पे जोर दिया था? नैतिकता पे, ओनली नैतिकता पे। लेकिन लॉस्की कहता है कि तीनों ठीक है, तीनों को मान लेता हूं मैं। लॉस्की ने यहां तक कहा कि राज्य की पहचान राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों द्वारा होती है। कि भाई राज्य को कैसे जानेंगे आप? लॉस्की कहता है कि राज्य को उससे जानते हैं आप। किससे? कि राज्य आपको दे क्या रहा है, अवसर कितने दे रहा है। मेन चीज इसकी है अवसर। ध्यान रखना, लाश की अवसर, लाश को एक ही अवसर मिलता है मरने के बाद जलने का, और कुछ नहीं मिलता। तो लाश और अवसर, ठीक है, इतना ध्यान रखना, इसे याद रह जाएगा। तो अवसर, अवसर की बात कौन करता है? लॉस्की। तो वही बात कर रहा है आगे। क्या कर रहा है वो? कि भाई राज्य की पहचान इसलिए नहीं होती है कि राज्य जो है कि वो सुरक्षा कर रहा है, कि व्यक्ति को अधिकार दे रहा है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि वो अधिकार दे कौन से रहा है। जैसे मानो रूस क्या है? साम्यवादी राज्य। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर जो अधिकार है वो कम है, कम अधिकार दे रखा है। भारत की बात करें तो अधिकार ज्यादा है, तो भारत लोकतांत्रिक राज्य है। तो कोई भी राज्य को आप इससे अनुमान लगाएंगे कि वो कितने अधिकार दे रहा है। जो राज्य जितने अधिकार दे रहा है ना, वो उसी कैटेगरी का राज्य माना जाएगा। अगर अब नॉर्थ कोरिया की हम बात करते हैं, किम जोंग की, ऐसा कहा जाता है कि वो अधिकार नहीं देता अपने नागरिकों को, तो ऐसे में वो बहुत ही ज्यादा तानाशाही राज्य हो गया। और वो अधिकार नहीं देता इसलिए तानाशाही हो गया।
तो मतलब प्रत्येक राज्य का आप आकलन जब करते हो तो इसी बात से करते हो कि वो व्यक्तियों को अधिकार कितने देता है। क्लियर? अगली बात, तो ये लॉस की वाली बात भी समझ में आएगी। लॉस की दो बातों पे जोड़ देता है, एक तो अवसर देना चाहिए राज्य को अगर अधिकार देना है, तो दूसरी बात कि जितने राज्य अधिकार देगा उससे ही राज्य का आकलन होगा, ये लॉस की कहता है। अब बात आती है मार्क्स की। मार्क्स के ने उपरोक्त अधिकारों की संकल्पना की कड़ी आलोचना की, मतलब जो अब तक बताया ना सबकी आलोचना कर दी उसने। ठीक, तो उसने क्या कहा कि भाई देखो, पूंजीवादी समाजों में प्राप्त अधिकार बुर्जुआ व्यक्तियों के अधिकार हैं। पूंजीवादी समाज जो है ना, उनमें अगर अधिकार दिए जा रहे हैं, अधिकारों की चर्चा भी हो रही है, तो वो सिर्फ पूंजीपतियों को अधिकार दिए जाएंगे, मजदूरों को तो कोई अधिकार देगा नहीं। ये बात कौन कहता है? मार्क्स। बुर्जुआ मतलब पूंजीपति, बुर्जुआ व्यक्तियों के अधिकार है। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है, क्योंकि नागरिक के रूप में उसे समान माना जाएगा। यही बात है, नागरिक के रूप में क्या है, व्यक्ति सारे के सारे बराबर, परंतु वर्ग विभाजित समाज। अब आ जाओ, नागरिक में सारे बराबर हैं, लेकिन कुछ पूंजीपति और कुछ मजदूर है, हो गया। अब वहां गड़बड़ हो गई। एक बात तो उसे नागरिक के रूप में तो सबके बराबर पर ये कहेंगे कि भैया नागरिक के रूप में आपको ये पालन करने हैं, तो वो बेचारा करेगा सब, चाहे वो पूंजीपति हो चाहे वो मजदूर करे, सब करेंगे। अब चाहे मजदूर के पास वो चीज है कि नहीं है, ठीक, एक मजदूर जब वोट देने जाएगा ना तो अपने ठेले को उठा करके साइड में रख के फिर जाएगा, और एक पूंजीपति जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, फोन करके अपने अधिकारियों को कह देगा वोट देके आ जाएगा, कर सकता है ना वो। नागरिक के कर्तव्यों का पालन करते समय भी पूंजीपति के अधिकार जो है महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात कौन कहता है? मार्क्स। कि पूंजीपति को ध्यान रखा जाता है, मजदूर को ध्यान में नहीं रखा था। मतलब सीधा सा है, अगर आपको पूंजीपति मजदूर बुर्जुआ सब दिख जाए, समझ जाओ कि मार्क्स की बात ही है, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा विशेष बात है नहीं, क्योंकि नागरिक रूप में उसे समान, बस इतना ध्यान रखना। लेकिन मार्क्स कहता है कि दोहरी जीवन है, पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति को दोहरा जीवन जीना पड़ता है। बात किसने कही थी? मार्क्स ने। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि नागरिक के रूप में उसको अलग जीवन जीना पड़ता है, और फिर वर्ग विभाजित समाज में वो जिस वर्ग का है उसके अकॉर्डिंग उसे अलग से जीवन जीना पड़ता है। तो वर्ग विभाजित समाज में उसके अधिकार और स्वतंत्रता निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। उसको अधिकार दिया आपने नागरिक के रूप में, लेकिन जैसे ही वर्ग विभाजित समाज में जाके खड़ा हुआ व्यक्ति, तो उसे मालूम पड़ा कि मैं तो मजदूर था, मेरे को तो अधिकार है लेकिन मैं तो प्राप्त नहीं कर सकता, ये उसको मालूम पड़ता है बाद में। ये बात कौन कह रहा है? मार्क्स। उदारवादी अधिकारों की धारणा एक कृत्रिम व्यक्ति और यांत्रिक समाज पर आधारित है। मार्क्स कहता है कि उदारवादी समाज में अगर आप अधिकार देते हो तो सब फालतू बातें हैं, कृत्रिम व्यक्ति और यांत्रिक समाज, ये इस प्रकार की बात तो करते हैं। मार्क्स के अनुसार मानव मूलतः सामाजिक प्राणी है। मानव मूलतः क्या है, उस पे आओ भाई। ये तो आप जो दे रहे हो ना वो तो गड़बड़ है, जो अधिकार आप दे रहे हो ना, जो लोग से लेकर अब तक की बात कर रहे हो, सब फालतू बात है। कौन कर रहा है? मार्क्स। फिर वो कहता है कि अधिकार मिलेंगे कैसे, तो उसे पूछ लिया किसी ने, तो तू बता दे भाई मार्क्स कि ऐसे अधिकार होने कैसे चाहिए। तो फिर उसने बताया कि मार्क्स के अनुसार मानव मूलतः सामाजिक प्राणी। मानव क्या है? सामाजिक प्राणी, और वास्तविक स्वतंत्रता व अधिकार साम्यवादी समाज में ही संभव होंगे। व्यक्ति क्या है? सामाजिक प्राणी, और सामाजिक प्राणी के कारण से समाज बनता है साम्यवादी, इसलिए साम्यवादी समाज बनाओ, उस साम्यवादी समाज में ही अधिकार संभव है, वो ये बात कहता है। व्यवहारिक रूप में मार्क्सवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की विशेष बल देते हैं। वो प्रैक्टिकल जब हम बात करते हैं तो वो विशेष बल किस पे देता है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सामाजिक और आर्थिक अधिकार व्यक्ति को विशेष रूप से मिलने चाहिए, किंतु व्यक्तियों से नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गई। जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, इस लाइन को वापस देखना, राजनीतिक व्यवस्थाओं में भाई प्रैक्टिकली बात कर रहा है वो क्या, देखो यहां से देखो, व्यवहारिक रूप में मार्क्सवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, भाई प्रैक्टिकल, जब मार्क्सवाद को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या आता है हमारे सामने, तो आता है कि मार्क्सवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर, जो मार्क्सवादी राजनीतिक व्यवस्था कौन सी, जैसे मान लो आप रसिया मान लो, चाइना मान लो, वो मार्क्सवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर विशेष बल दिया गया। दिखने में तो सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर क्या जाता है, जोर दिया जाता है, किंतु व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। वहां मार्क्सवादी पार्टी है, कहाँ, रूस में एक ही पार्टी है, वोट उसी को देना है आपको, ऑप्शन नहीं है आपके पास, कांग्रेस बीजेपी नहीं है भारत की तरह, ठीक है ना। वहां एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया, अब उसको वोट दे लो। अब वो जो है वो आपके सामने, और उसको वोट दोगे तो पार पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसका मतलब उनको आप क्या नहीं दे रहे, मार्क्सवाद जो अधिकार देता है तो उसमें क्या नहीं देता, वो राजनीतिक और नागरिक अधिकार नहीं देता है। ध्यान रखना, मार्क्स राजनीतिक अधिकार छीन लेता है, किससे, व्यक्ति से। तो मार्क्सवादी व्यवस्थाएं क्या नहीं देती व्यक्ति को, राजनीतिक अधिकार नहीं देती। अगली बात, अब बात आती है जॉन रॉल्स की। तो रॉल्स ने सभी व्यक्तियों को प्राथमिक वस्तुओं को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी एग्जाम में आ जाता है,
व्यक्तियों को प्राथमिक वस्तुओं को प्राप्त करने का समान अधिकार दिया। किसने? रॉल्स ने। कौन से अधिकार? प्राथमिक वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार किसने दिया? रॉल्स ने। यद्यपि नव उदारवादियों ने रॉल्स की मान्यता को स्वीकृत कर दिया। जो आगे पढ़ेंगे हम नव उदारवादी जो हम आगे पढ़ेंगे, उन लोगों ने रॉल्स की बात को नहीं माना, लेकिन रॉल्स अपनी तरफ से कहता है, क्या कहता है कि भाई प्राथमिक वस्तुओं को प्राप्त करने का समान अधिकार, जितने भी नागरिक है ना, उन सब नागरिकों को प्राथमिक वस्तुएं, भाई जो बहुत जरूरी है, इनिशिएटिव, वो चीजें जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए नेसेसिटी हैं, जरूरी हैं, अनिवार्य हैं, वो तो देनी पड़ेगी आपको। प्राथमिक वस्तुएं, और वो वस्तुएं जो है उनको प्राप्त करने का सभी लोगों को समान अधिकार, चाहे वो पैसे वाला है चाहे वो गरीब है, प्राथमिक वस्तुएं सबको दो। ये बात कौन कहता है? रॉल्स। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात, यदि भी नव उदारवादियों ने रॉल्स की मान्यता को अस्वीकार कर दिया, नव उदारवादियों ने बात नहीं मानी, कौन सी? कि भाई सबको बराबर कुछ जो मतलब नेसेसिटी पॉइंट्स जो है, मतलब प्राथमिक वस्तुएं जो जीवन जैसे बोल सकते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, वो तो व्यक्ति को दो ही दो। ये बात नव उदारवादी नहीं मानते। कौन मानता है? रॉल्स मानता है। तो इस संबंध में नोजिक, अब आता है नोजिक, रोल से रिलेटेड विचारक है, जिसको हम आगे ही पढ़ेंगे इन सबको, लेकिन यहाँ अधिकारों की हम बात करें इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इस संबंध में नोजिक ने आत्म स्वामित्व के सिद्धांत, याद रखना रोल्स का संबंध किस चीज से है? प्राथमिक वस्तुओं के वितरण से, और नोजिक का संबंध किससे है? आत्म स्वामित्व के सिद्धांत से। डायरेक्ट याद रखना, आत्म स्वामित्व के सिद्धांत से किसका संबंध है? नोजिक का। तो नोजिक ने आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन किया। व्यक्ति असीमित संपत्ति अर्जित कर सकता है। व्यक्ति क्या कर सकता है? असीमित संपत्ति अर्जित कर सकता है, बशर्ते, लेकिन शर्त यह है कि वो वैध हो, क्योंकि संपत्ति उसकी क्षमता का और प्रतिभा का परिणाम है। ये बात कौन कहता है? नोजिक। नोजिक कहता है कि भाई आत्म स्वामित्व, खुद पे स्वामित्व है, व्यक्ति फ्री है, खुद जितना पैसा चाहे उतना कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमाओ वैध, क्योंकि आप पैसे से डिसाइड होता है कि ये व्यक्ति कितना योग्य है, कितना क्षमतावान है। ठीक है, तो नोजिक यानी नाक नहीं कटनी चाहिए, नोजिक तो नाक कटनी नहीं चाहिए, इतनी इज्जत कमाओ, इतने पैसे कमाओ, भ्रष्टाचार से पैसे नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से पैसे कमाने हैं आपको। ये बात कौन कहता है? नोजिक कहता है। तो वो कहता है कि आत्म स्वामित्व है, ठीक है, आत्म स्वामित्व मतलब इज्जत, यही बात हो गई। तो वो इज्जत नाक कट, ये बोलते ना अपने कि नाक कटा दिया मतलब इज्जत गई। तो आत्म स्वामित्व शब्द को आप नोजिक से जोड़ करके रखें। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखें कि वो संपत्ति का अधिकार सबको देता है, और चाहे जितनी कमाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होनी चाहिए वैध होनी चाहिए। ये बात होगा। और क्यों होनी चाहिए वैध? क्योंकि संपत्ति क्या डिसाइड करती है? क्षमता को, व्यक्ति कितना क्षमतावान है, इसको डिसाइड करती है। अगली बात आती है रोनाल्ड डॉर्किन की। उसने अपनी पुस्तक लिखी थी टेकिंग राइट सीरियसली। बस राइट से अधिकारों को सीरियसली लो भैया। 1977 में उन्होंने लिखी थी। मानवाधिकारों को नैतिक अधिकारों के रूप में व्यक्त किया। किसने व्यक्त किया नैतिक अधिकारों के रूप में? मानवाधिकारों को नैतिक अधिकार के रूप में डॉर्किन। आप जोड़ करके रख लें कि डोर के ऊपर खड़ा हुआ एक चौकीदार हो सकता है, डॉर्किन मान लो, डोर कुछ भी, डोर पे जो भी खड़ा हुआ है वो व्यक्ति टेकिंग राइट सीरियसली, वो अपने अधिकारों को सीरियसली लेता है। ठीक, में मानवाधिकारों को नैतिक अधिकार के रूप में माना गया। और वो क्या करता है? मानवाधिकार को किस रूप में मानता है? नैतिक अधिकार के रूप में। तो मानवाधिकार को नैतिक अधिकार के रूप में कौन मानता है? जो व्यक्ति डोर पे खड़ा है। क्लियर? अगली बात, इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? डॉर्किन के अनुसार हर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समान। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। सीधी बात है, सम्मान भाई, सीधी बात है, समझो कि गरिमा या सम्मान वो बने रहना चाहिए हर व्यक्ति का। ये बात कौन कहता है? डॉर्किन। डोर पे खड़ा है तो इसका मतलब थोड़ी उसका सम्मान नहीं करेंगे आप, करेंगे आप। ठीक, करना है आपको डोर पे खड़ा व्यक्ति इसका सभी सम्मान। तो इस प्रकार की बात डॉर्किन कहता है। याद रह जाएगी ना, आसानी से याद रह जाएगी। जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखोगे तो याद रह जाएगा। अगली बात आती है 80 के दशक की, बहुत ही महत्वपूर्ण। वर्ष 1980 के दशक में पूरे विश्व में नव उदारवादी नीतियों का प्रयोग होने लगा। मतलब अब आ गए अपन तीसरे चरण में। इस चरण में आ गए, अधिकारों का तीसरा चरण शुरू है। अब वो कौन, किनका है? नव उदारवादियों का चरण माना जाता है। तो किस में आई? 80 के दशक की बात हो रही है। 1980 के दशक में पूरे विश्व में नव उदारीकरण की नीतियों का प्रयोग होने लगा। अतः कुछ विचारकों ने भविष्य में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की संकल्पना में कटौती की आशंका व्यक्त की। कुछ विचारकों ने कहा, क्या कहा? कि भविष्य के अंदर जो है ना, वो सामाजिक आर्थिक अधिकारों में कटौती हो सकती है। सामाजिक आर्थिक अधिकार कट जाएंगे व्यक्ति के। ये किसने संशय पैदा किया या किसने संशय किया? नव उदारवादियों ने माइंड में चीज आई, आशंका व्यक्त की, क्योंकि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर ज्यादा बल दिया जाएगा। कौन से अधिकारों पर? बाजारवादी अर्थव्यवस्था होगी ना, उसमें नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार ये तो खूब दिए जाएंगे, वोट देने का अधिकार, ठीक है ना, लेकिन
जो कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था किसकी विपरीत है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विपरीत है। और वो बाजारी अर्थव्यवस्था इसलिए उनको राजनीतिक अधिकार खूब दे करके राजी रखेंगे, लेकिन उनको न तो आर्थिक अधिकार देंगे न उनको सामाजिक अधिकार देंगे। वो लोग सामाजिक आर्थिक अधिकार पूरा खा जाएंगे। कौन? उदारवादी। और ये टेंशन किसको है? नव उदारवादियों को। ध्यान रखना, उदारवादी क्या, बाजारवादी मतलब उदारवादी। तो उदारवादी या बाजारवादी जो हैं वो क्या कर देंगे? वो व्यक्ति को राजनीतिक या नागरिक अधिकार देकर के उसके लालच में ऐसा फंसाएंगे कि उसको सामाजिक अधिकार नहीं मिलेंगे ना आर्थिक अधिकार मिलेंगे। ये बात कह कौन रहा है? न उदारवादी, मतलब उदारवादियों के बाद जो व्यक्ति आए उन लोगों ने ऐसा कहा। उपरोक्त मान्यताएं पूर्णतः सत्य नहीं है। कौन सी? किनकी? नव उदारवादियों वाली। वो जो नव उदारवादी करे ना, इस बात को हम पूर्ण तो सही नहीं मान सकते, क्योंकि जिस दिन आदमी आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की बात आती है ना, खड़ा हो जाता है, फिर सब कुछ भूल जाता है। वो नागरिक अधिकार कुछ नहीं लिखते, वोट देना और खड़े होना और सब फालतू बात हो जाती है। पैसे वाली बात आती है ना आर्थिक अधिकारों की, ठीक है, या फिर ये कहें कि सामाजिक अधिकारों की, अपनी जाति के लिए व्यक्ति तुरंत एक हो जाता है। तो सब जो सामाजिक और जो आर्थिक अधिकार होते हैं वो कभी भी व्यक्ति छोड़ता नहीं है। ये सिर्फ कल्पना ये किनकी, ये झूठी टेंशन है किनकी? नव उदारवादियों की। उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उपरोक्त मान्यताएं यानी नव उदारवादी वाली मान्यताएं हैं वो पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की अवहेलना करना संभव नहीं है। चाहे कैसी व्यवस्था बना लो आप, सामाजिक आर्थिक अधिकार व्यक्ति के नहीं छीने जा सकते, पहले वही देने पड़ते हैं। समकालीन समाज में परंपरागत समाजवाद और पूंजीवाद के मध्य का बिंदु तलाश किया जा रहा है। अब क्या करें फिर? भाई आप ये कर रहे हो कि नव उदारवादी फालतू टेंशन कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। तो एक इलाज है इसका, क्या? कि भाई इन साम्यवादियों और इन जो है उदारवादियों, इनके बीच का पॉइंट ढूंढ लो आप, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो परंपरागत समाजवाद और पूंजीवाद, इन दोनों के बीच का पॉइंट यानी भारत जैसा देश बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक, यहाँ पे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सारे अधिकार मिल जाते हैं, केवल सामाजिक आर्थिक अधिकार वाली बात होती नहीं है, ठीक है। जैसे कि साम्यवादी देशों के अंदर केवल कौन से अधिकार ज़्यादा मिलते हैं? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते साम्यवादियों को। और इसी प्रकार उदारवादियों में शंका जाहिर की जाती है कि भाई इनको केवल जो है राजनीतिक अधिकार ही देंगे ये लोग, आर्थिक और सामाजिक अधिकार नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसी टेंशन पहली बात तो करनी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के बिना समाज चला दो। लेकिन अगर चिंता है भी नव उदारवादियों को, तो रास्ता एक है, और वो कौन सा है? हमारा, यानी भारत वाला। कौन सा? बीच वाला। मतलब ये कि आप साम्यवादियों वाली बात भी अपना लो और इन पूंजीपतियों वाली मान लो, और दोनों की मिक्स करके व्यवस्था चला लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो दोनों के बीच का बिंदु, मध्य का बिंदु तलाश किया जा रहा है। इसे गिडिक्स ने तीसरा मार्ग कहा, और गिडिक्स ने इसे क्या कहा अपने वाले को? तीसरा मार्ग। इनके अनुसार नव उदारवादियों की नीतियां कल्याणकारी अधिकारों की विरोधी नहीं है। ऐसी ही मान्यता अमर्त्य सेन ने भी बताई है। ये जो तीसरा मार्ग है ना, इसका सपोर्टर अमर्त्य सेन भी है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक, कंप्लीट हो गया, अधिकार कंप्लीट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर, आप मतलब बेसिक बातें मैंने पूरी कंप्लीट समझाई हैं, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो आपके एग्जाम में आ जाए मैं नहीं बताऊं। मैंने तो पूरा कंप्लीट किया, चौथा वीडियो है ये, तो अब सोचो अधिकारों को मैं 2 वीडियो में कंप्लीट कर देता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट पढ़ना चाहिए और पूरी चीज होनी चाहिए। इतना भी जरूरी है कि आपका कोई भी पार्ट छूटे नहीं, और ऐसा भी ना हो कि अनावश्यक रूप से 10 वीडियो बना के रख दूं मैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कंप्लीटली, लेकिन कल एक टॉपिक और है मानवाधिकारों का, वो जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल उसमें से क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। मानवाधिकार मतलब ये कह सकते हैं कि समकालीन राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है, तो इसमें से प्रश्न पक्के आते हैं, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी स्थिति में। समकालीन राजनीति के अंदर जो डेवलपमेंट है यानी अधिकारों की बात होती है, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।